डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, आंधी चल रही है। सारे नेता रणनीति बनाने में लगे हैं। एक एक दिन एक एक पल बड़ा कीमती है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनता से जुड़ा हुआ ये कोई मुद्दा नहीं था। जी, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता तो हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम होता। ये एक मुद्दा जरूर है जिसमें ये कहा गया, उन्होंने अपने भाषण में कहा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री जनता की गाड़ी कमाई अदानी के नाम कर रहे हैं। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि हरियाणा की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, आंधी चल रही है और इस आंधी में कौन कहां उड़ के जा रहा है, कौन किस खेमे को ज्वाइन कर रहा है, किस खेमे को छोड़ रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बयानबाजियां लगातार तेज होती जा रही है और जब आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में क्या कोई दल धरना प्रदर्शन करने की सोच सकता है? जब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट डिसाइड करने में लगी हुई है, तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई है, ऐसे में क्या कोई प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में रणनीति का हिस्सा हो सकता है? क्या किसी पार्टी के नेता जब लगातार छोड़ रहे हो तो उसके शीर्ष नेतृत्व को अपना भविष्य अंधकार में लगता है? दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव इस बार हरियाणा की राजनीति की दिशा आने वाले, मैं कहता हूं कि 10 साल तक तय करेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के भविष्य जो है इस विधानसभा चुनाव से तय होने वाले हैं। कई राजनीतिक दल उभर कर सामने आ सकते हैं और कई राजनीतिक दल इस चुनाव में ये कह सकते हैं कि पूरी तरह हाशिए पे जा सकते हैं और उनको दोबारा उभरने के लिए कम से कम 10 साल का समय लग सकता है। बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से प्रदेश की जनता क्या चाहती है, इसका मोटा मोटा आकलन जो है वो लोग लगाने लग गए हैं। सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाओं के बावजूद राजनीतिक पार्टियों के नेता सत्ता में बने रहने और सत्ता हासिल करने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जो किए जाने चाहिए। स्वागत है आपका इस विशेष चर्चा में। आज कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने ईडी दफ्तर तक मार्च किया और कांग्रेस का कहना था कि अडानी मामले में सरकार जो कार्रवाई करनी चाहिए वो क्यों नहीं कर रही है। इसी मांग को लेकर उन्होंने सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखे, ज्ञापन देने की कोशिश की गई और इस दौरान कुछ कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया और दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी को फिर से एक झटका लग गया है। उनके विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जो है वो अब अलविदा कह गए पार्टी को। अब जननायक जनता पार्टी के पास 10 में से मात्र 4 विधायक बचे हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब विधानसभा चुनाव सिर पे खड़े हैं। दोस्तों, हर दल की अपनी एक समस्या है, हर दल का अपना एक आकलन है, इसको किस तरह समझा जाए। नवीन जी हमारे साथ हैं, आप सबके प्रिय, हम सबके प्रिय, और हरियाणा की राजनीति की नब्ज नवीन जी से बेहतर कौन समझता है। 35 साल हो गए पत्रकारिता में। नवीन जी को समझने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव की दिशा किस ओर जा रही है। नवीन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवाज जी। देखिए, विधानसभा चुनाव सिर पे है, आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में कोई दल वार रूम में बैठ के रणनीति बनाने की बजाय अगर सड़कों पे उतर रहा है और उसके बड़े नेता प्रदेश के वो अगर गिरफ्तारियां दे रहे हैं या हिरासत में लिए जाते हैं, तो नवीन जी ये भी रणनीति का एक हिस्सा है क्या? देखिए नवाज जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में आज कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। जी, उन्होंने कांग्रेस कार्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया।
उन्होंने प्रदर्शन का मुद्दा रखा। हिंडनबर्ग में जो रिपोर्ट आई अडानी के खिलाफ, उन्होंने कहा कि बड़ा घोटाला है, जनता का पैसा शेयर बाजार में लगा है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये रिपोर्ट आए कई दिन हो गए, ये मामला लगातार उठता रहा। और आज ऐसे समय पर जब चुनाव सिर पर हैं, सारे नेता रणनीति बनाने में लगे हैं, उनकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, कैसे सरकार बनाएंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष के पास एक बड़ा दायित्व होता है जी। मुझे लगता है कि ऐसे समय में, और फिर ये प्रदर्शन खाली चंडीगढ़ में हुआ, बाकी हरियाणा के जिलों में कहीं नहीं हुआ जी। ऐसा लग रहा है कि ये जनता तक कोई मैसेज पहुंचाना भी कोई इसका मकसद नहीं था। लेकिन नवीन जी, बड़ा सवाल ये भी है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी मामला, जो लोगों से जुड़े हुए मसले हैं, जो मुद्दे जिस तरह से केंद्र की ओर से सुझाए गए थे, 5 मुद्दे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, जो प्रदेश में इस समय कांग्रेस को चला रहे, उनको बताया गया था कि अग्निवीर का मुद्दा आप उठाइए, आप किसानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा उठाइए, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों को उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंडनबर्ग का मुद्दा, अडानी का मुद्दा प्रदेश के लोगों को समझ में आता है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि एक तो जिलों पे नहीं किया गया, यानी जनता से जुड़ा हुआ ये कोई मुद्दा नहीं था जी। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा होता तो हर जिले में इस तरीका के कार्यक्रम होता और जनता उससे जुड़ती। ये किस लिए किया गया, ये समझ में नहीं आया। और प्रदेश अध्यक्ष ऐसे समय पर जब धरना एक प्रदर्शन, एक दिन एक एक पल बड़ा कीमती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, दोनों ही पार्टियों के नेता आज अगली सरकार बनाने पर चिंतन कर रहे हैं, उसको लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। पार्टी के नेता चुनाव की टिकटों की भागदौड़ में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है नवीन जी कि कांग्रेस के आला कमान की ओर से, हाई कमान की ओर से ही ये मुद्दा सुझाया गया हो और जनता के बीच एक मैसेज ये देने की कोशिश की गई हो कि जो राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं कि कुछ चुने हुए लोगों को जो है और मालामाल करने का जो आरोप वो लगाते रहे केंद्र सरकार पे, उसी का एक मैसेज या एक संदेश हरियाणा के लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश की गई है कि कुछ चुने हुए लोगों के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और इसकी वजह से ही हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिससे लोग संतुष्ट हो सके। देखिए डवास जी, अगर पार्टी हाईकमान की तरफ से ऐसा कोई निर्देश होता जी या ऐसा कोई कार्यक्रम होता तो मुझे लगता है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम है, ये भी उसमें शामिल होते जी। लेकिन इनमें से कोई भी उस धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ। तो फिर तो ये देखिए, जब आपने कहा कि एक एक मिनट कीमती है, एक एक दिन कीमती, एक एक पल कीमती है, एक एक पल कीमती है, ऐसे में इस तरह के आयोजन या तो पूरे प्रदेश में जिला स्तर, पूरे प्रदेश में जिला स्तर पे होते हैं, लेकिन जिला स्तर पे करते कैसे नवीन जी? पार्टी के पास संगठन भी तो होना चाहिए। देखिए, संगठन किसने बनाना है, ये जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष की होती है जी। और प्रदेश अध्यक्ष खुद ही अकेला धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो किसे कहेगा जिलों में? यहाँ तो कार्यकर्ता नेताओं के समर्थक तो हैं। पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, कोई और पद लेना चाहते हैं, वो सब टिकट की भागदौड़ में लगे हैं। वो टिकट की भागदौड़, वो अपनी लॉबिंग में लगे हैं, सारे अपने अपने आकाओं के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, जिसका आपने जिक्र किया, हमने जिक्र किया, जो आला कमान की ओर से सुझाए गए थे 5 बड़े मुद्दे, जिसमें अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, खिलाड़ी, खिलाड़ी और महंगाई, प्रदेश सरकार बेरोजगारी और प्रदेश सरकार की और दूसरी नाकामियां, वो जो सुझाए गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है उन मुद्दों से हटके कुछ एक ऐसी चीज पकड़ ली जिसका हरियाणा के लोगों को कम समझ में आ रही है ये चीजें? देखिए, अगर पकड़नी भी होती, ये ऐसा मुद्दा भी होता, तो हर जिला मुख्यालय पर इस तरह के धरने प्रदर्शन होते। ये कहा जाता है कि जितने भी नेता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं वो सब धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे,
तो सारे नेता पार्टी हाईकमान को अपनी पावर दिखाते कि देखिए मेरे साथ कितनी जनता है, मेरे साथ कितने वोटर हैं, हम चुनाव में कितने भारी पड़ सकते हैं, सब भीड़ लेकर के जाते। अच्छा, 2 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे नवीन जी, यही एक मुख्य बात थी जिसपे जोर देके आपने भी कहा था, हम जब चर्चा के दौरान ये आया था कि कांग्रेस अगर टिकटें अच्छे से बांटे और कोई ब्लंडर ना करे जो विधानसभा चुनाव में उसको नुकसान कर सकती है, तो हो सकता है कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में करे। तो कांग्रेस को तो इस समय ऐसा लगता है कि हर कदम फूंक फूंक के उठाना चाहिए। ऐसे में अगर ये कदम उठाया गया है, चंडीगढ़ ईडी कार्यालय तक मार्च किया गया और हिरासत में लिए गए, तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कांग्रेस के नेताओं ने। देखिए, कांग्रेस के बाकी नेता जो बड़े चेहरे हैं वो उसमें नजर नहीं आए डबास जी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई ऐसी योजना होती, कोई ऐसा कार्यक्रम होता, मैंने बताया पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो उसमें कहीं नजर नहीं आए। तो ये बस ये क्यों किया गया ये किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि आम जनता से जुड़ा मुद्दा भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये एक मुद्दा जरूर है जिसमें ये कहा गया, उन्होंने अपने भाषण में कहा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री जनता की गाड़ी कमाई अदानी के नाम कर रहे हैं, वही एक अदानी की मुद्दा बात कर रहे हैं। ये एक मुद्दा जो सीधा जनता को साधता है, जो जनता को सीधा उसके दर्द पहुंचाता है, मरहम की भी। हाँ, हम लोग जनता का पैसा सरकार एक उद्योगपति को दे रही है और जिसका हजारों करोड़ का संदेश घोटाला हो रहा जो है। है राहुल गांधी पहुंचाना चाहते हैं पूरे हरियाणा में कि केंद्र में बैठी सरकार जो है कुछ लोगों की जेब भरने का काम कर रही है, इसीलिए शायद ये प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस प्रदर्शन में यदि और भी बड़े चेहरे शामिल होते तो मुझे लगता है इसका असर ज्यादा होता। असर तो नवीन जी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और हमने बार बार ये कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में कई अनोखे रंग देखने को मिलेंगे। एक रंग आपने कहा कि असर की बात की, असर तो आजकल जननायक जनता पार्टी में बहुत गहरा पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा रंग देखने को मिल रहा है जिसके एक दल के एक करके विधायक ही अलग अलग पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। देखिए, रामनिवास सुरजाखेड़ा बाय बाय बोल गए। आज रामनिवास सुरजाखेड़ा ने जननायक जनता पार्टी छोड़ दी, तो आज 10 में से 6 विधायक जजपा को छोड़ गए। 5 पहले छोड़ गए थे, 6ठा आज छोड़ गया, 7वां खबर कभी भी आ सकती है। कुल उनके पास 10 विधायक थे, 2 तो माँ बेटा ही रहे उसमें, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला। तो जननायक जनता पार्टी को तो भारी झटका लगा है। चुनाव के टाइम पर जिस तरीके से उनके विधायक उनको छोड़कर जा रहे हैं, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि जब वो सत्ता में थे और किसानों का आंदोलन चल रहा था, किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि जननायक जनता पार्टी उनके साथ आकर के खड़ी होगी, वो सरकार में और सत्ता का साथ छोड़ेगी और किसानों के साथ आएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक किसान है, किसानों से जुड़ा परिवार है। उन्होंने हमेशा किसानों की बात की है इस परिवार ने। देखिए नवीन जी, उस वक्त किसानों को बड़ा झटका लगा था जब इन्होंने सरकार के फेवर में बयानबाजी की थी। मैं वही कह रहा हूँ कि नई पार्टी होने के बावजूद 10 सीटें दे देना, ये हरियाणा की जनता का स्नेह प्रेम था, उनके प्रति विश्वास था। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उस विश्वास पे खरा नहीं उतरे, इसलिए भुगतना पड़ रहा है। और आप ये देखिए, 10 के 10 विधायक किसान बहुल इलाके से आए थे जी। शहरी क्षेत्र की उनके पास कोई सीट नहीं थी। सभी 10 के 10 विधायक अगर आप आंकलन करो, आप नजर दौड़ाओ, तो सारे जहां खेती की जाती है, जहां कृषि की जाती है, उन्हीं क्षेत्रों से विधायक बन करके आए थे। यानी किसानों से जुड़ी पार्टी रही, ग्रामीण अंचल की पार्टी रही। और उसके बावजूद जब किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने सरकार का साथ दिया और सरकार ना छोड़ करके किसानों को साथ नहीं दिया,
उस वक्त किसानों को झटका लगा था, और अब उन्हीं विधायकों ने इनको झटका दिया है, और बड़ा तेज दिया है। भारी झटका है इनके लिए। तो जो शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए ये अस्तित्व का सवाल होगा, तो इस समय जननायक जनता पार्टी के लिए ये चुनाव अस्तित्व का सवाल बन गया नवीन जी। देखिए डबास जी, जितने भी नेता हैं जो विधायक बन चुके, मंत्री बन चुके, या विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, जब भी कोई चुनाव होता है वो हवा का रुख देखते हैं कि आने वाला हवा का रुख क्या होगा, किसकी हवा चल रही है, सरकार किसकी बनेगी, जनता कौन सी पार्टी के साथ जाना चाहती है जी। वो ये देखते ही पुरानी पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी की तरफ हो लेती हैं। इससे ये पता चलता है कि हवा का रुख किस तरफ है, जनता क्या चाहती है। लेकिन जननायक जनता पार्टी के साथ तो अजीब चीज हुई है, कुछ विधायक बीजेपी में जा रहे हैं और कुछ विधायक कांग्रेस में जा रहे हैं। देखिए ज्यादातर विधायक कांग्रेस में जा रहे हैं। जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ और लोगों की दोस्ती हो गई, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दोस्ती रही और मनोहर लाल खट्टर ने उनके कहने पर सरकार में उनके खूब काम करवाए, वो आज मौका देकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। और उन्हें पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अगर किरण चौधरी को राज्यसभा में भेज सकते हैं, उसकी सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि किरण चौधरी को वही लेकर आए थे, तो टिकट भी उन्हें दिलवा सकते हैं। नवीन जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, हो सकता है प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को के मन में भी ये सवाल आता होगा, क्या राजनीति में एथिक्स नाम की कोई चीज होती है तो वो कहीं मार दी जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता, या मतलब जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हरा के जननायक जनता पार्टी के बैनर पे या झंडे के नीचे या निशान पे उनको चुनाव चिन्ह पे जिता के लोगों ने विधानसभा भेजा, फिर वही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाने लगे, और फिर बीजेपी ने 12 मार्च को उन्हीं लोगों को अपनी सरकार से अलग कर दिया। अलग करने के बाद अब वही लोग दोबारा से बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब अब प्रदेश की जनता का ये बड़ा एक एथिकल सा सवाल है कि प्रदेश की जनता को वाकई में कुछ नेता मूर्ख समझते हैं। देखिए डबास जी, नेताओं के लिए और राजनीति का सिद्धांत सिर्फ कुर्सी और सत्ता का है। उन्हें सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, उन्हें सिर्फ सत्ता दिखाई देती है, वही उनका लक्ष्य होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो जनता को नहीं देखते, वो तो जनता का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करके तमाम बीजेपी के मुद्दे जो सरकार के खिलाफ जा सकते थे वो उठा के चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद वो लोग फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहे और फिर बीजेपी ने उनको अलग कर दिया सत्ता से। 4.5 साल तक उनके साथ शासन किया, सरकार चलाई, और फिर जब पार्टी से वो अलग हुए, आज फिर वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे भ्रष्ट सरकार बता रहे हैं, और कुछ लोग बीजेपी के साथ भी जा रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। और ये जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बात क्यों, भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेताओं को भ्रष्ट बताया, जिनके खिलाफ ईडी की रेड हुई, सीबीआई के मामले चले, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया। तो जब साथ आ जाते हैं तो सारे पुराने कांड जो है वो भूल जाते हैं नेता। देखिए डबास जी, मैंने आपको बताया, इन नेताओं के लिए इनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता और कुर्सी का रहता है, और इस लक्ष्य के लिए वो कुछ भी करते हैं। वो जनता को तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जनता का वोट उन्हें चाहिए, वोटों की खातिर कोई माफ़ी मांगेगा, कोई हाथ जोड़ेगा, कोई वायदे करेगा, कोई लोगों को सपने दिखाएगा।
मतदाता वाकई में इतना भोला होता है कि इन चीजों को भूल जाता है? दबाज जी, देखिए दो चीजें हैं, एक तो भोलापन और दूसरा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हम्म। दो जने हैं और दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में से एक को चुनना है। जनता के पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत से जगह पे मैंने देखा है दोस्तों, आप अपने कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि ये जो चर्चा आज की है प्रदेश की राजनीति को, देश की राजनीति को लेके, और किस तरह से नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं और जब अपना स्वार्थ सामने आता है तो वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और पुराने सारे कांड भुला दिए जाते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से नेता ऐसे याद आ रहे हैं जिन्होंने इस तरह की राजनीति को अंजाम दिया है, जिन्होंने इस तरह की राजनीति में हमेशा राज भोगने का काम किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है दोस्तों, इसमें आपको समझना होगा। नवीन जी, मतदाता को इतना जागरूक तो होना ही पड़ेगा वो, क्योंकि देखिए देश की प्रदेश की सरकार चलाने के लिए नेताओं को चुन के संसद में या विधानसभा में भेजते हैं, तो उनको इतना जागरूक तो होना पड़ेगा कि कौन उनके साथ खड़ा हो सकता है और कौन सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। मतदाता अपनी तरफ से जागरूक रहता है, लेकिन आप देखिए हमारे देश का जो व्यक्ति है वो इमोशनल है, संवेदनशील है जी। और कुछ पार्टियों ने उनकी इसी चीज का फायदा उठाया कि व्यक्ति संवेदनशील है, इमोशनल है, उनके इमोशंस का ही फायदा उठाया और उन्होंने सत्ता भोगी है। लेकिन अब जब जनता को एहसास हुआ, उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ ठगी हुई है, जितने वायदे किए गए थे, जितने बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, उनमें कहीं कोई काम नहीं हुआ, तो जनता ने 2 महीने पहले लोकसभा चुनावों में भी उसका असर दिखाया है और मुझे लगता है आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इसका असर दिखाई देगा। हम नैतिकता की, हम मोरल की, हम तमाम वो बातें कर रहे हैं सीमाओं की, जिसको लेके बीजेपी अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस बोलती थी और बीजेपी कहती थी कि हम सबसे अलग है। और खासकर परिवारवाद की राजनीति को लेके तो बीजेपी हमेशा नवीन जी हमलावर रही, चाहे कांग्रेस पे रही, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पे, चाहे लालू प्रसाद यादव पे और चाहे मुलायम सिंह यादव पे। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति को लेके हमेशा, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब हरियाणा की स्थिति इस तरह की लगने लगी है। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से सांसद हैं, अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं। हाँ, बेटी आरती राव के लिए टिकट चाहते हैं, मांग रहे हैं। फरीदाबाद से सांसद है कृष्णपाल गुर्जर, वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। देवेंद्र के लिए टिकट मांग रहे हैं। धर्मवीर सिंह अपने बेटे मोहित के लिए टिकट मांग रहे हैं। और सांसद नवीन जिंदल अपनी मां के लिए टिकट मांग रहे हैं, सावित्री जिंदल के लिए टिकट मांग रहे हैं। और यहाँ तक कि जंग इस तरह बढ़ गई कि जो बस अड्डे का मुद्दा था वो तक उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रहते हुए उन्होंने वो वापस करवा दिया। और मंत्री का एक देखो, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था बस अड्डा, उन्होंने घोषणा कर दी, उसको पूरा किया जाने लगा, उसके लिए सारी तैयारियां हो गई, लेकिन सावित्री जिंदल ने उनके इस फैसले को पलट दिया। सावित्री जिंदल ने कहा बस अड्डा शहर के बीच में ही रहेगा, शहर से बाहर नहीं जाएगा, और नहीं जाने दिया उन्होंने। यानी सावित्री जिंदल ने जनता को ये मैसेज भी दिया कि भले ही ज्ञानचंद गुप्ता मंत्री हैं, कमल गुप्ता मंत्री हैं, लेकिन आज भी सरकार में उनकी पकड़ है, सरकार वही करेगी जो वो कहेंगी। ज्ञानचंद गुप्ता का जिक्र किया आपने, ज्ञानचंद गुप्ता भी अपने भांजे के लिए, अमित गुप्ता के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो देखिए, किरण चौधरी, स्मृति चौधरी के लिए टिकट मांग रही है। किरण चौधरी जो राज्यसभा में जिन्होंने नामांकन भरा और लगभग उनका जाना तय है कि उनके सामने मैदान खाली है, कोई और कैंडिडेट नहीं है, वो अपनी बेटी श्रुति के लिए तो शाम से टिकट मांग रही हैं। और कुलदीप बिश्नोई की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, बेटा आदमपुर से चुनाव लड़ेगा ही या फिर कुलदीप बिश्नोई विधायक है, वो दोबारा से बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो कुलदीप भी चाहते हैं कि उनको भी एडजस्ट किया। ये देखिए, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी कांग्रेस तो
बाप बेटे की पार्टी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका बेटा, ये दोनों कांग्रेस को चला रहे हैं, बाप बेटे की पार्टी है। तो अब तो बाप बेटियों की लाइन हरियाणा के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में लगी है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को बड़े मुखर होकर के कहते थे भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। उन्होंने इस बात का सबसे ज्यादा नारा उन्होंने दिया था, मोदी ने और अमित शाह ने। लेकिन अब जब सत्ता उन्हें चाहिए, कुर्सी चाहिए, हरियाणा में सरकार तीसरी बार बनाना चाहते हैं, तो सारे मुद्दे खत्म हो गए। सारे मुद्दे खत्म हो गए। तो नवीन जी, जो एथिक्स की बात हमने कहा, नैतिकता की हम बात कर रहे हैं, ये राजनीति के लिए ये शब्द मात्र रह गया, ये और कुछ नहीं है। देखिए डबास जी, ये नैतिकता दूसरों के लिए है, अपने पर ही नैतिकता के सिद्धांत लागू नहीं होते। बस जिता हुआ आदमी चाहिए। ये जितने नेता हैं, जब उनको सत्ता चाहिए होती है तो इनके लिए नैतिकता कहीं लागू नहीं होती। नैतिकता दूसरों के लिए लागू होती है। नैतिकता का सिद्धांत दूसरों के लिए है। नैतिकता का सिद्धांत दूसरों के लिए है, लेकिन दोस्तों, एक मतदाता होने के नाते, एक वोटर होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको हर नेता की बयानबाजियों पर नजर रखनी होगी। हर नेता के बारे में जानना होगा कि आखिर उसका रुख किस ओर जा रहा है। दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा, टिप्पणी जरूर कीजिएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। और नवीन जी के तर्कपूर्ण विचार सुनने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद नवीन जी। धन्यवाद डबास जी। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।